Hello friend, welcome you all again on ASP means Alka Study Point. Friends, as you already know that I'm completing a series of 5000 questions and answers in MCQs form on English literature, where I have uploaded 34 videos on British literature from Anglo-Saxon period to postmodern period, American literature, non-British literature, literary theory and criticism, rhetoric and prosody, Indian literature, and English translation also has been covered. Friends, in all topics I have covered 1500 question already. If you want to watch all those videos, you can go in the playlist named literature. I have created a playlist named literature. You can go in the playlist and can watch all the videos I have uploaded so far. Friends, today in this video I'm solving previous year question paper of UGC NET 2014, June 2014. It is the paper 3rd, and our first question of the day is question number 9, and this question is: in Paradise Lost Book 9, Milton writes that Adam was overcome with. The correct option is female charm. Adam was overcome with female charms is the correct option. Friend, as you know that we need to नो अबाउट दी मिल्टन के बारे में हम लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न, मिल्टन का जन्म कब हुआ था, तो उसका ये आंसर है कि 9 दिसंबर। 9 दिसंबर कब? 1608 में, यानी कि 1608 ईस्वी में 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को मिल्टन का जन्म हुआ था। और क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हेन ही वाज डाइड, तो इसका आंसर है कि 8 नवंबर को और 1674 को इनकी डेथ हो गई थी। तो जो दो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, मिल्टन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिल्टन वाज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 एंड ही वाज डाइड इन 8 नवंबर 1674। ये चीज़ कवर हो गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इनके कुछ नोटेबल वर्क के बारे में। किसके नोटेबल वर्क के बारे में? मिल्टन के बारे में। मिल्टन के नोटेबल वर्क के बारे में हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मिल्टन के विषय में, मिल्टन के वर्क के बारे में। तो इनका एक वर्क था लिसिडस। कौन सा वर्क था? लिसिडस। फ्रेंड, इसको हम सबको लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिल्टन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिल्टन का एक वर्क है लिसिडस। वो कब पब्लिश कराई गई थी? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है कि लिसिडस वॉज पब्लिश्ड इन। लिसिडस पब्लिश हुई थी 1638 में, मतलब 1638 में पब्लिश कराई गई थी। ठीक, और लिखी कब गई थी? मतलब व्हेन इट वाज रिटेन 1637 में। ये 38 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 37 में लिखी गई थी, मतलब इट वाज रिटेन। कौन से वर्क की बात कर रहे हैं? लेसिडस की। वेरी गुड। लेसिडस किसका वर्क है? मिल्टन का। मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को। एंड व्हेन ही वाज डाइड 8 नवंबर 1674। बार बार रिवाइज करोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि वीडियो बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं। तो ठीक है, जॉन मिल्टन के बारे में हमने पढ़ा, जॉन मिल्टन के बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में। लेसिडस कब पब्लिश हुई थी? 1638 में हुई थी। और नेक्स्ट वर्क है एल एलिजरो। कौन सा वर्क है? एल एलिगरो। ये कब पब्लिश हुई थी? 1600। एल एलिगरो कब पब्लिश हुई थी? 1645 में। कब पब्लिश हुई थी फ्रेंड? 1645 में। कौन सा वर्क? एल एलिगरो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एल एलिगरो का मतलब क्या होता है। हम इसको लिख देते हैं 1645। 1645 में ये पब्लिश की गई थी, लेकिन एल एलिगरो का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग जल्दी से आंसर दे चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए जॉयस आर हैप्पी मैन। एल एलिगरो का मतलब होता है ए जॉयस आर हैप्पी मैन, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1645। नेक्स्ट वर्क की अगर हम बात करें, अच्छा एल एलिगरो था क्या? पास्टोरल पोएम था। ठीक, इन सभी चीज़ों को ठीक से आप लर्न करिए और मगअप करके एग्ज़ाम को एकदम
अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट वर्क, मिल्टन का नेक्स्ट वर्क कौन सा हो सकता है? मैं ये ले रहा हूँ, एल एलिगोरो की बात कर रहे हैं तो इल पेंसिरोसो की बात कर देते हैं। इल पेंसिरोसो का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये, बार बार पब्लिकेशन ही पहले थोड़ी बताएंगे। तो इल पेंसिरोसो, एल एलिगरो हो गया, उसके पहले लिसिडस हमने बताया, लिसिडस कब पब्लिश हुई थी 1638 में। एल एलिगरो कब हुई थी 1645 में। इल पेंसिरोसो का नाम क्या होता है? इल पेंसिरोसो का नाम होता है सीरियस मैन। तो इल एलिगरो का मतलब जॉयस मैन, इल पेंसिरोसो का मतलब सीरियस मैन, एल एलिगरो का मतलब जॉयस मैन, इल पेंसिरोसो का मतलब सीरियस मैन। याद हो गया? एल एलिगरो का पब्लिश हुई थी 1645 में और इल पेंसिरोसो का पब्लिश हुई थी 1632 में। इतने फैक्ट तो आपको याद हो गए होंगे। इल पेंसिरोसो एक बार फिर से लिख देता हूँ, कुछ मेमोरी में लिखते हुए भी एक पिक्चर यानी कि इमेज बनेगी। तो 1632 में इल पेंसिरोसो पब्लिश हुई थी और इसका मतलब क्या होता है? द सीरियस मैन। आर्केडस एक वर्क है, इनका नेक्स्ट वर्क है आर्केडस। ठीक, इनका एक वर्क है आर्केडस। इसमें ठीक से हैंडराइटिंग नहीं बनती है। आर्केडस कैसा वर्क है? मॉस्क है। ठीक, परफॉर्म कब कराया गया था? 4 मई 1634 में। मतलब आर्केडस जो है 1634 में क्या कराया गया था? पब्लिश कराया गया था, परफॉर्म किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, इसके ये कौन से वर्क की बात हम कर रहे हैं? आर्केडस की बात कर रहे हैं। आर्केडस क्या है? मॉस्क है। किसका? मिल्टन का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वर्क पे, कैमस, जो COMUS इनका एक वर्क है कैमस। कैमस जो है पब्लिश हुआ था 1634 में, सेम ईयर है 1634 में। ये भी मास्क है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं, टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट इनका एक नेक्स्ट वर्क है। किसका? मिल्टन का। मिल्टन कब पैदा हुए थे? 1608 में। डेथ कब हुई थी उनकी? 1674 में हुई थी। लिसिडस कब लिखी गई थी? 1638 में। एल एलिजरो कब लिखी गई थी? 1645 में। एल पेंसिरोसो 1632 में। आर्केडस कब लिखी गई, परफॉर्म की गई थी? 1634 में। कैमस कब की गई थी? 1634 में। टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट कब पब्लिश कराई गई थी? 1649 में। कब कराई गई थी? 1649 में। उसका मतलब क्या होता है? टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसका तो सिंपल सा मतलब है, वही मतलब है जो लिखा है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, किंग और मजिस्ट्रेट का टेन्योर जो होता है। अब नेक्स्ट वर्क की अगर बात करें, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, मिल्टन ने इसको भी लिखा था। क्या लिखा था? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। जब इनको अपनी बीवी को डाइवोर्स देना था तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मिल्टन ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन कराई गई थी 1 अगस्त 1643 में और सेकेंड एडिशन इसकी आई थी 2 फरवरी 1644 में। तो दोनों जो है पब्लिकेशन, फर्स्ट वाला आप याद करेंगे 16, यहाँ 16 लिख देते हैं, हाँ 1643 में, और सेकेंड एडिशन जो आया था वो आया था 1644 में। फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग को इग्नोर करिए, 1644 में आया था। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक, किसका वर्क है? मिल्टन का वर्क है। फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्क हो जाएगा इनका पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? 1667 में। ठीक, कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स, 100 लाइन्स वर्स। इसमें 1667 में 10 बुक थे, 100 लाइन्स का वर्स था। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं इकोनोबैसिलाइक। इकोनोबैसिलाइक का मतलब होता है रॉयल इमेज। क्या होता है? इकोनोबैसिलाइक का मतलब रॉयल इमेज होता है। इन्हीं का एक वर्क है आइकन ऑफ द किंग, इसका मतलब होता है। आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और ये पब्लिश कब कराई गई थी? ये पब्लिश कब कराई गई थी फ्रेंड्स? इकोनोबैसिलाइक ये 1649 में पब्लिश कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1649 में। ग्रीक वर्क है, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। अब नेक्स्ट वर्क की बात कर लें, बस बहुत थोड़े से वर्क हैं। कुछ लोग सोचते होंगे इतना सारा वर्क करा देते हैं, वर्क करोगे तभी तो पास हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे भी मिल्टन इतने फेमस हैं कि उनके बारे में जितना पढ़ लो उतना ही कम है, और जो आपको नहीं आता है वही एग्ज़ाम में आता है। मान लो इस मेरी बात को, मान लो मेरी बात को, मान लो मेरा कहना।
और नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं इकोनोक्लास, जो कि 1649 में ही आई थी। इसका मतलब है इमेज ब्रेकर, ये भी ग्रीक में था, ठीक। और नेक्स्ट वर्क है 1651 में। 1651 में एक वर्क आया था, उसका नाम था डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकैनो। इसका इंग्लिश का मतलब होता है डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकनो, का हिंदी मतलब होता है हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इतने सारे फैक्ट आपको एक वीडियो में एक जगह नहीं मिलेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में इनको बताना पड़ जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। इसलिए जो मेरे स्टूडेंट हों वो कहीं धोखा न खाएँ, कहीं ये ना सोचे कि अरे मैं तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, आपकी बार दूसरा पूछ लिया, ऐसा ना हो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्क है इनका पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैं बता दिया कि ये 1667 में पब्लिश हुई थी। फिनिश कब हुई थी? 1665 में ये फिनिश हुई थी आफ्टर 7 ईयर लेबर। पैराडाइज लास्ट के बारे में जितना जानो उतना ही कम है, तो ये भी जान लीजिए कि 1665 में ये फिनिश हुई थी लिख के। कितने समय लगे थे इसमें? 7 साल का मेहनत लगा था। आफ्टर 7 ईयर लेबर के बाद ये पैराडाइज लास्ट कंप्लीट हुई थी, ठीक। तो 1667 में ये पब्लिश कराई गई थी, 1665 में लिखी गई थी, मतलब 1665 में फिनिश हुई थी। और नेक्स्ट वर्क की बात कर लें, सैमसन अगोनिस्ट। तो सैमसन अगोनिस्ट फ्रेंड आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको बताना है कि ये पब्लिश कब हुई थी। चलिए 16 हम लिख दिए, बाकी आगे आप लिखिए। 1671 में पब्लिश कराई गई थी। कौन सा वर्क? सैमसन अगोनिस्ट। नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं मिल्टन की, तो वो वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी का 1645 में हुआ था, ठीक। 1645 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ये वर्क था इनका। और नेक्स्ट वर्क है एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका इसलिए लिखा गया था, पूछा जाता है कि एरोपैजिटिका क्यों लिखा गया था। ये एक स्पीच थी, क्यों थी? लिबर्टी ऑफ द अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस के लिए लिखा गया था। एरोपैजिटिका कब लिखा गया था? 1644 में, फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस के लिए एरोपैजिटिका लिखा गया था। फ्रेंड, ये लास्ट वर्क मैंने आज जो डिस्कस किया है। फ्रेंड, मैंने मिल्टन को इतना बड़ा, मतलब इतने सारे वर्क मिल्टन के, और बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे मिल्टन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, अक्सर आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आता है, एल एलिगेरो एल पेंसिरोसो के बारे में आता है, सैमसन अगोनिस्ट के बारे में आता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी के बारे में आता है, एरोपैजिटिका तो बहुत बार पूछा जाता है, आर्किडस कॉमर्स टेन्योर ऑफ द किंग एंड मजिस्ट्रेट। ये सभी इनके वर्क हैं, बार बार आप सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, आई स्वेयर, गारंटी देता हूँ कि इसी तरह से याद होता है। बाकी जैसे आप समझते हो ना, इंग्लिश इज़ अ टफ लैंग्वेज, समझ में नहीं आता, ग्रामर तो समझ में आ जाता है, लिटरेचर समझ में नहीं आता, इसी तरीके की प्रॉब्लम होने वाली है इफ़ यू डू नॉट फॉलो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज़, और जिसमें इस तरह से डिटेल में आपको बताया गया हो। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन दी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2014, क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें ये पूछा गया था कि एडम वाज ओवरकम विद, इसमें फिल करना था फीमेल चार्म एंड सो ईट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। अपने बेटर नॉलेज के लिए उसने उस मना किए गए फ्रूट को खा लिया था। क्यों? बिकॉज ही फीमेल चार्म में वो आ गया था, ठीक। ही वॉज ओवरकम विद फीमेल चार्म, वो फीमेल चार्म में आ गया था। ये सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैं बताया हूँ, और उसके बाद कितने क्वेश्चन हो सकते हैं ये आप समझ लीजिए। ये वीडियो बड़ी मत समझिए, ये समझिए कि हाउ एडिशनल नॉलेज वी गेट फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपने कितने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए और उसके आंसर्स पा गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच पोएम ऑफ डंस इज द लवर्स फेस रिफ्लेक्टेड इन द आईज ऑफ हिज बिलव्ड।
इसका करेक्ट ऑप्शन है द गुड मॉरो। द गुड मॉरो किसका वर्क है? जॉन डन का वर्क है। किसका वर्क है फ्रेंड? जॉन डन का वर्क है। तो फिर थोड़ा सा जॉन डन के बारे में समझ लेते हैं। जॉन डन के बारे में समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देंगे। जैसे डॉक्टर किडनी लंग और सभी चीज़ों का ऑपरेशन करता है, वैसे हम इंग्लिश की ऑपरेशन करेंगे, तभी नेट क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे। यूपी टेट में तो वैसे आता नहीं है, यूपी का टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करेंगे, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल दे रहे हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे। वाई? बिकॉज वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन मोर देन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जितना दिया गया है उससे ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। अब जॉन डन के बारे में ये बता दें कि ही वॉज बॉर्न इन, अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो फिर बताइए कि जॉन डन का बर्थ कब हुआ था? 1672। ठीक, सॉरी ये 15 है, 1572 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1631 में। दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1572, और डेथ कब हुई थी तो 1631 बता सकते हो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, और ये जो दिया है उसको लेकर 3 क्वेश्चन हुआ। बहुत से लोग इस पेपर को बस आंसर बता बता के भागते हैं। मैं भी भागना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ एक वीडियो में एक केवल बन जाए, पूरा शुरू से लास्ट तक जितने क्वेश्चंस हैं सब कवर हो जाए, मैं इसका आंसर बता बता के चल जाऊं। लेकिन बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी बताएं, डिटेल बताएं। तो क्या सच में थोड़ा सा ही बताएं? ठीक है, तो फिर जॉन डन कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक, मेटाफिजिकल पोएट थे। इनका एक वर्क था होली सोनेट। क्या था? होली सोनेट इनका वर्क था। किसका? जॉन डन का। कब पब्लिश कराया गया था? 1600, क्या बताए हैं? होली सोनेट 1633 में होली सोनेट पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट वर्क है 1624 में। नेक्स्ट वर्क इनका है 1624 में। बताइए कौन सा वर्क है? आप लोग बहुत लिटरेचर पढ़े होंगे ना, तो बताइए। नो मैन इज़ एन आइलैंड। नो मैन इज़ एन आइलैंड लिखा गया है 1624 में। नेक्स्ट वर्क है द फ्ली। द फ्ली का पब्लिश कराई गई थी? चलिए बताइए। 1633 में पब्लिश कराई गई थी द फ्ली। किसका वर्क है? जॉन डन का। जॉन डन पैदा कब हुए थे? 1572 में। डेथ कब हुई थी? 1631 में हुई थी। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, इतना आसान हो जाएगा कि आपसे क्या कहें हम। एक नेक्स्ट वर्क है इनका ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। सब लोग जानते हो, लेकिन पब्लिकेशन बताओ। ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ऑप्शन में दिया गया है। ये कब पब्लिश हुआ था? और ठीक है, ये 2 एडिशन में आया था। फर्स्ट एडिशन आया था इसका 1633 में, और सेकेंड एडिशन आया था नहीं, ये एक ही एडिशन में आया था, लेकिन ये जो है पब्लिश कराया गया था 1633 में, और 1611-12 के बीच में ये लिखा गया था। ठीक, तो उसके बारे में समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्क के बारे में अगर हम बताएं तो वो है डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशंस। डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशंस, ये एक वर्क है। ये पब्लिश कराई गई थी 1600। ये पब्लिश कराई गई थी 1600। कौन सा वर्क है? डिवोशन अपॉन द इमिग्रेंट ओकेशंस 1624 में ये पब्लिश कराई गई थी। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्क है द सन राइजिंग। द सन राइजिंग कब पब्लिश कराई गई थी? आप लोग बताइए, कुछ तो सोचिए। द सन राइजिंग, इतना लिटरेचर पढ़ चुके हो, बहुत पढ़ चुके हो, तो इसका आंसर बताना ज़रूरी है। द सन राइजिंग अब की बार टीजीटी में पूछा जाएगा। ये मैं कह दूँ तो फट से याद कर लेंगे। चलिए ऐसे याद कर लीजिए। तो पूछा क्या जाएगा? द सन राइजिंग कब है? तो 1600। ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, कौन से वर्क के बारे में कह रहे थे? सन राइजिंग के बारे में। नेक्स्ट वर्क है, यहाँ पर दिया है एक वर्क कैनोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इसको किसने लिखा है? उन्होंने ही लिखा है, जॉन डन ने लिखा है। पब्लिश कब हुई थी? 1633 में पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट वर्क है गुड मॉरो। ये ऑप्शन में ही है, इसको मैं बता चुका हूँ कि कब पब्लिश हुई थी, 1633 में। ये क्या था? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। ये क्या था? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट दी गुड मॉरो था। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। सिर्फ 2 क्वेश्चन में आपको इतने ज़्यादा फैक्ट मिल गए हैं फ्रेंड्स कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। आई स्वेयर, गारंटी के साथ कहता हूँ 50 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर हो सकते हैं आपके सिर्फ इनमें। तो आप सिर्फ 2 क्वेश्चन मत देखिए, आप ये देखिए कि कितने सारे
क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 4 राइटर दिए गए हैं, ड्रामाटिस्ट और उनके प्ले से मैच करना है फ्रेंड। क्या करना है? ड्रामाटिस्ट और उसके प्ले से मैच करना है। तो डायरेक्ट हम मैच करके देखते हैं, है ना फ्रेंड्स। थॉमस ऑटवे का इसमें से कौन सा वर्क है? तो फ्रेंड थॉमस ऑटवे का वर्क है द ऑर्फन और दी अनहैप्पी मैरिज। देखिए थॉमस ऑटवे का एक वर्क है, थॉमस ऑटवे का है दी ऑर्फन और दी अनहैप्पी मैरिज, यानी कि ऑटवे को ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं क्योंकि 4 ऑप्शंस में है। विलियम वाई चर्ले का एक वर्क है, कौन सा वर्क है? द कंट्री वाइफ। विलियम वाई चर्ले का द कंट्री वाइफ है, इसे थर्ड पे कर देते हैं। कॉलिस सिब्बर को मैच करते हैं। कॉलिस सिब्बर का कौन सा वर्क है? द प्रोवोक्ड हस्बैंड, यहाँ पर चला गया। और जॉर्ज फर्क्वार ऑटोमेटिक चला गया इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम ये बात करेंगे कि थॉमस ऑटवे ने जो लिखा है अनहैप्पी मैरिज, ये पब्लिश कब कराई गई थी? थॉमस ऑटवे के द्वारा जो ये अनहैप्पी मैरिज लिखी गई है, ये पब्लिश कब कराई गई थी? चलिए बताइए फटाफट ना। ये पब्लिश कराई गई थी 1680। आराम से बोलने में कितना फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है विलियम वाई चर्ले का द कंट्री वाइफ। विलियम वाई चर्ले का द कंट्री वाइफ, ये कब पब्लिश कराई गई थी? 1675 में, 1675 में। नेक्स्ट वर्क है कॉलिस सिब्बर, थर्ड जो है कॉलिस सिब्बर द प्रोवोक्ड हस्बैंड। अब बताओ ये कब पब्लिश कराई गई थी? प्रोवोक्ड हस्बैंड ये 1728। ये समझ लेना फ्रेंड। थोड़ा क्या बन गया, कोई फूल दिल कैसे क्या बन जाता है। 1728 लिखा गया है। कॉलिस सिब्बर का द प्रोवोक्ड हस्बैंड है, ठीक। नेक्स्ट वर्क है फ्रेंड जॉर्ज फर्क्वार का द रिक्रूटिंग ऑफिसर, ये पब्लिश कराई गई थी 1706 में। तो फ्रेंड्स ये सारी क्वेश्चन अभी मैंने कवर कर दिए। इसके भी एक एक राइटर के डिटेल में जाएंगे तो फिर कहोगे अरे सर कितना डुबाते हो, कितना बोरिंग कर देते हो चैप्टर को। एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बता के भाग लेते। भाग तो लेता, वीडियो भी बन जाती है, 100 क्वेश्चन भी हो जाते, लेकिन इतने नॉलेज नहीं मिलते। मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। अब अगर कमेंट में कह दो कि इतना डिस्क्रिप्शन मत दो तो कम कर देंगे। ओके, क्वेश्चन 12 है, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन 12, दाउ वॉज नो बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड्स। फ्रेंड जब राइटर की बात आ जाएगी या उसके किसी वर्क की बात आएगी तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक फ्रेंड्स। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा और वो ऐसा कहेंगे कि सर रियली आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं। क्वेश्चन को इसी तरह से पुटअप करके चलिए अब चलते हैं। दाउ वॉज नो बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। इन व्हाट सेंस द बर्ड इज द बर्ड इमोर्टल एज कंपेयर टू मोर्टल मैन। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करके इसके चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ठीक है, पढ़ देते हैं। द वर्ड बर्ड स्टैंड फॉर द नाइटिंगेल सॉन्ग, ये करेक्ट है। द वर्ड स्टैंड्स फॉर द नाइटिंगेल सॉन्ग। और 4 है द बर्ड इज़ इमॉर्टल बिकॉज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हैव गिवन प्लेजर टू मैन थ्रू द एजेस, ठीक फ्रेंड्स। तो ये कवर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 13 पे चलते हैं। 13 में क्या है? कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज़ अ पोएम इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 पार्ट्स में। ये 7 पार्ट्स में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आया था। फ्रेंड इसके बारे में बताऊं कि दिस वर्क द राइम एंड एंशिएंट मैरिनर वाज पब्लिश्ड इन 1798 में पब्लिश कराई गई थी। कौन सा वर्क? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में, ठीक। इसके राइटर कौन है? एस.टी. कॉलरिज। यही एस.टी. कॉलरिज हैं जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेशंस में वर्क लिखना शुरू किया था और यहीं से रोमांटिक पीरियड शुरू होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? 1800 और
1943 में इनको पोएट लारिट बनाया गया था। फर्स्ट पोएट लारिट कौन है? जॉन ड्राइडन है। पोएट लारिट की वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख सकते हैं उसको। पोएम की तरह से 1 मिनट में याद कर सकते हैं आप, पोएम की तरह। जॉन ड्राइडन, थॉमस एडविल, नाहम टेट, निकोलस रो, जॉन ड्राइडन, थॉमस एडविल, नाहम टेट, निकोलस रो। बहुत आराम से आप इस तरीके से जो 21 पोएट लारिट्स हैं उनको आप याद कर सकते हो, बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जाके देख लीजिए वो वीडियो। स्कॉट इज़ नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ मैड इरेशनल विच लाइक वुमेन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, पिक द ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट चूज़ करना है। इसका फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूफीमिया डीन्स। क्या है? यूफीमिया डीन्स। फ्रेंड्स, शी वॉज एन ऑनेस्ट, अपराइट, सिंसियर एंड हाईली रिलाइजियस पर्सन, ये जो थी स्कॉट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से, समय से तुरंत पहुंच सके फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेके आने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दें, चाहे वीडियो लंबी हो या फिर मैं उसका कम एक्सप्लेनेशन करूँगा और उसको कवर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।